हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, एक समय बीमारू राज्यों का अभिन्न अंग माना जाने वाला उत्तर प्रदेश। बीमारू राज्य मतलब बीमार, पिछड़ा और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर राज्यों का समूह, जहां पर अपराध, बेरोजगारी और बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीरें हमेशा सुर्खियां बना करती थीं। वही स्टेट उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे अधिक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। और यह कोई आम रिपोर्ट नहीं है, यह CAG की रिपोर्ट का डेटा है जो हमें बताता है कि उत्तर प्रदेश ने 37,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस जनरेट किया है, राजस्व अधिशेष प्राप्त किया है। और हैरानी की बात यह है कि यह अधिशेष जो है, यह सरप्लस जो है, गुजरात जैसे विकसित राज्य के सरप्लस से 2 गुना है। तो सवाल यह है कि यह जो आंकड़ा दिया गया है यह केवल सरकारी आंकड़ों का खेल है या वास्तव में योगीनॉमिक्स ने कुछ चमत्कार किया है। योगीनॉमिक्स यानी कि योगी जी का एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक मॉडल एक नया आर्थिक मॉडल, और यह आर्थिक मॉडल बहुत खास है जिसने बीमारू राज्य को बेस्ट राज्य बना दिया। आज हम करेंगे इस पूरी घटनाक्रम का विश्लेषण कि किस प्रकार यूपी की उपलब्धियां रहीं, क्या आंकड़े हैं, क्या चुनौतियां हैं और किन कारणों से उत्तर प्रदेश इस शीर्ष तक आने वाले रास्ते को तय करने में सफल रहा। तो इसी विश्लेषण को शुरू करते हैं आज के वीडियो में। शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे यूपीएससी के करंट अफेयर से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और साथ ही साथ यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सलाह, सहायता या मदद अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमें वह शब्द भी समझना चाहिए जो शब्द है रेवेन्यू सरप्लस, यानी कि राजस्व अधिशेष। जो इतना बड़ा आंकड़ा दिया जा रहा है वो चीज क्या है? देखिए, 2 तरीके के व्यय होते हैं, 2 तरीके के आय होते हैं अर्थशास्त्र में। एक होता है राजस्व व्यय या राजस्व रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। तो राजस्व और पूंजीगत 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। राजस्व शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि ये खर्चे या आय, अगर हम राजस्व आय कह रहे हैं तो राजस्व आय, अगर हम व्यय कह रहे हैं तो राजस्व व्यय, तो ये खर्चे या आय विद इन 1 ईयर कंज्यूमेबल है, यानी कि 1 वर्ष के अंदर या तो ये प्राप्त होंगे या तो ये व्यय होंगे, तो उन्हें हम राजस्व व्यय या राजस्व प्राप्तियां कहेंगे। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट डालते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये या तो देश के लिए या राज्य के लिए संपत्ति का सृजन कर रहे होते हैं, या देश या राज्य के लिए लाइबिलिटीज को बढ़ा रहे होते हैं, उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियों को बढ़ा रहे होते हैं। तो यह मामला राजस्व सरप्लस का है। सरप्लस शब्द के प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि आपके व्यय से ज्यादा आपकी आय हुई है, तभी आप लाभ में हैं, क्योंकि आपको जितना आपने आय प्राप्त की उससे बहुत कम व्यय हुआ आपका। तो राजस्व अधिशेष शब्द जब हम अर्थशास्त्र में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि राजस्व प्राप्ति में से आप राजस्व व्यय घटा दीजिए। देखिए, राजस्व प्राप्ति में क्या क्या शामिल होता है? राजस्व प्राप्ति में 2 प्रकार की प्राप्तियां शामिल होती हैं। एक होती है टैक्सेबल इनकम और दूसरी होती है नॉन टैक्स इनकम या टैक्स रेवेन्यू या नॉन टैक्स रेवेन्यू। कर से प्राप्त आय और गैर कर से प्राप्त आय। कर से प्राप्त आय में जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, GST है, ये सब ऐड हो जाता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में ऐड होता है आपका जो सरकार अलग अलग फीस चार्ज करती है, अलग अलग डिविडेंड प्राप्त करती है, जो कर्ज दिया है उससे जो ब्याज प्राप्त करती है, ये सब नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं। तो ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स और टैक्स रिसिप्ट्स को जोड़ करके बन जाता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसी प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वे एक्सपेंडिचर्स आते हैं जो प्रशासन के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च होते हैं, जैसे कि पुलिस पर जो खर्च हो रहा है, जैसे कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रक्षा पर जो खर्च हो रहा है, वेतन में जो खर्च हो रहा है, पेंशन पे जो खर्च हो रहा है, जो इंटरेस्ट पेमेंट करने में खर्च हो रहा है, और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, उन सबको जोड़ दीजिए तो आपको प्राप्त होता है राजस्व व्यय। तो मुद्दा यह है कि इस बार यूपी का जो रिकॉर्ड आया है उसके हिसाब से इन्होंने व्यय बहुत कम किया है और आय ज्यादा जनरेट करी है, और इसी को हम राजस्व सरप्लस कह रहे हैं, रेवेन्यू सरप्लस कह रहे हैं। इसका महत्व यह है कि सरकार के पास जो खर्चे हैं उससे ज्यादा सरकार आय जनरेट कर रही है, तो इसका मतलब है सरकार को अपने खर्चों के लिए अब कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, और जो पैसा बचेगा
क्योंकि हमारे पास पैसा बचा खर्च के बाद। जो पैसा हमारे पास बचेगा उस पैसे को हम पूंजीगत निवेश में खर्च कर सकते हैं। हम रेल बना सकते हैं, हम स्वास्थ्य पर खर्च कर सकते हैं, हम शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं। दीर्घकालीन विकास के लिए ये बचा हुआ पैसा बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह अधिशेष अब पूंजीगत व्यय के रूप में राज्य कर सकेगा। इसके बाद यूपी की उपलब्धि, यूपी के डेटा को भी समझिए। यूपी के डेटा के हिसाब से अगर हम कहें तो सीएजी की रिपोर्ट यह है कि यूपी का रेवेन्यू सरप्लस 37,000 करोड़ का हो गया है। गुजरात दूसरे नंबर पर है जहां पर 18,000 करोड़ रुपए का सरप्लस है। जिन 16 राज्यों ने सरप्लस दिखाया है उसमें यूपी टॉप पर है और इसीलिए हमने कहा कि यूपी बेस्ट हो गया है बीमारू से। यूपी का सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, टैक्स कंप्लायंस बहुत अच्छा किया है और यही सबसे बड़ी वजह है यूपी के इस ग्रोथ का। अगर हम बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू के मामले में तो माइनिंग, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि के कलेक्शन में भी यूपी गवर्नमेंट ने वृद्धि की है, ट्रांसपेरेंसी लाई है, करप्शन कम हुआ है और साथ ही साथ वसूली की दर भी बढ़ी है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाए गए बेहतरीन कदम है। अब हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, ये जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, जो टर्म आजकल मीडिया में बहुत यूज भी किया जा रहा है, योगिनॉमिक्स। योगिनॉमिक्स है क्या वास्तव में? तो देखिए, योगिनॉमिक्स एक मॉडल है, प्रशासन का एक मॉडल है जो अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को गति दे रहा है। अगर हम देखें योगिनॉमिक्स के मॉडल में सबसे पहली चीज जो योगी जी के प्रशासन में की गई वो है कानून व्यवस्था का सुधार, अपराध नियंत्रण किया गया, सख्त प्रशासन की छवि बनाई गई और इससे निवेशकों का यूपी में भरोसा बढ़ा। सेफ यूपी की छवि ने उद्योगों और पूंजी दोनों को आकर्षित किया और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बड़े हब के रूप में सामने आया। दूसरी बड़ी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। अगर आप देखें तो वर्तमान सरकार के समय में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बने, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े एयरपोर्ट्स बने, बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए हब बनाए जाने की बात हो रही है और यूपी को लॉजिस्टिक्स हब बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इन कारणों से यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ और निवेश आया। औद्योगिक नीति और निवेश शिखर सम्मेलन, अगर आप देखें तो प्रतिवर्ष यूपी निवेश के लिए इन्वेस्ट यूपी सम्मेलन का आयोजन करता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन किए गए और इसके साथ साथ एमएसएमई से लेकर के बड़े उद्योगों में सब जगह से निवेश के लिए नए प्रस्ताव आए और निवेश कराए गए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश ने डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया। डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता के कारण टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ, पूरा डिजिटलाइज किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। लीकेज यानी कि भ्रष्टाचार और गलत वसूली कम हुई, जिसकी वजह से भी उत्तर प्रदेश का राजस्व बढ़ा। सामाजिक योजनाओं का भी विस्तार हुआ और सामाजिक योजनाओं के विस्तार से किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को सीधी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इससे उनके कंजम्पशन के दर में वृद्धि हुई क्योंकि उनका व्यय बढ़ा और बाजार बहुत तेजी से वृद्धि किया। इस कारण अगर हम शॉर्ट में कहें, संक्षेप में कहें तो योगिनॉमिक्स कुछ पिलर्स पर बेस है। सबसे पहली चीज सुरक्षा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर निवेश, फिर पारदर्शिता और सामाजिक कल्याण। ये 5 स्तंभ हैं जिन्होंने बीमारू से बेस्ट बनने की नींव रखी उत्तर प्रदेश की। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं और उन चुनौतियों के लिए मैंने कुछ उपाय भी आपको समझाए हैं। जैसे सबसे पहली बात यह है टिकाऊपन का संकट, कि यह सरप्लस क्या टिकाऊ है, लगातार बना रहेगा या केवल एक बार होने वाली घटना है। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार स्थायी टैक्स सुधार करती है, आय के विविध स्रोतों पर बल देती है, नए नए स्रोत जनरेट करती है और राजस्व आधार यानी कि टैक्स बेस बढ़ता है उत्तर प्रदेश का, तो निश्चित तौर पर यह सस्टेन करेगा, यह सरप्लस लॉन्ग टर्म के लिए आता रहेगा। सामाजिक संकेतों में पिछड़ापन, अगर हम देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे सामाजिक संकेतों में उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन अभी भी कायम है। तो उत्तर प्रदेश को अपने रेवेन्यू सरप्लस का एक बड़ा हिस्सा मानव विकास और मानव पूंजी निर्माण पर खर्च करना चाहिए। तीसरी बड़ी चुनौती है अधिशेष का गलत उपयोग। अधिशेष का गलत उपयोग कहने का मतलब यह है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती कर देती है और इसकी वजह से भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो सरकार को चाहिए कि अधिशेष को सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली जैसे कैपिटल प्रोजेक्ट्स पर खर्च करे।
इसके साथ साथ यूपी की एक बहुत बड़ी और पुरानी समस्या रही है क्षेत्रीय असमानता की। अगर आप पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी को देखें तो आपको विकास और वृद्धि दोनों में और आय में अंतर क्लियर दिखाई देगा। तो क्षेत्रीय संतुलन लाने के लिए सरकार को चाहिए कि वह टारगेटेड रीजनल स्कीम्स चलाए और जो पिछड़े क्षेत्र हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रयास करे। बेरोजगारी और गरीबी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या हमेशा से रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को इस सरप्लस का उपयोग स्किल डेवलपमेंट में, एमएसएमई में और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से नौकरी और रोजगार पैदा करने में खर्च करने चाहिए। तो ये वो चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों को आगे हमें देखना होगा। अगर सरकार इसको बेहतर ढंग से डील करती है तो यह सरप्लस और बढ़ेगा, साथ ही साथ भविष्य भी उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने में मदद करेगा। देखिए, बीमारू स्टेट कहलाने वाले राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश आज 37,000 करोड़ का अधिशेष जनरेट करके बेस्ट राज्य की सूची में आ गया है और यह पूरा विश्लेषण इसी के इर्द गिर्द केंद्रित था। अब एक प्रश्न आपसे जो मैं अपने हर वीडियो में पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि वास्तव में यूपी ने अपना बीमारू टैग हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है या फिर अभी यूपी को बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है? अपने विचार को कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। जाते जाते एक छोटा सा अनाउंसमेंट, आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 20 मिलियन फैमिली बनने का। स्टडी IQ 20 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार बन गया है और इस 20 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार बनने की खुशी में हमारे यहाँ के सभी फाउंडेशन बैचेस मात्र 20,000 रुपए में अवेलेबल है। आप कोई भी फाउंडेशन बैच ले 20,000 रुपए में मिलेगा और यह एक विशेष सेल है जो आपको 30 सितंबर तक प्राप्त होगी। आप किसी भी कोर्स को, किसी भी फाउंडेशन कोर्स को हमारे लेते हैं, आपको मात्र 20,000 रुपए पे करना होगा। इसलिए इसमें चूकिए मत और बहुत लेट मत करिए। इसमें आपको बस एक काम करना है, आपको एक कोड लगाना है PK लाइव का। यह कोड लगाते ही, PK लाइव कोड लगाते ही आपको फीस 20,000 रुपए दिखाने लगेगा। लेकिन यह सेलिब्रेशन आज 2 बजे से शुरू हुआ है और 30 तारीख तक ही अवेलेबल है। तो प्लीज इसमें समय मत गवाइए, हमारे फाउंडेशन बैचेस में जाइए, उसको देखिए। हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर आपको जहां पर भी बेहतर समझ में आता है उसको देख करके तुरंत ही ज्वाइन करिए और याद रखिएगा PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।